नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नाथ। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने ब्लैक फंगस के इलाज मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र, जताई नाराजगी। औरंगाबाद से भाकपा माओवादी के हटकोट नक्सली को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई कांडों में था संदिग्ध। और पटना के थानों में ही शराब की पार्टी, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद ने ब्लैक फंगस के इलाज मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। कहा कि जब बेहतर इलाज किया जा रहा था एसकेएमसीएच अस्पताल में, तो फिर से इसे क्यों न बहाल किया जाए। दरअसल बीते दिनों मरीज और दवा के पटना में वापस किए जाने के बाद पूरे मामले में परेशानी हुई थी। आपको बता दें कि बीते दिनों पटना के एम्स और IGIMS में ब्लैक फंगस को लेकर के बिहार की सरकार के द्वारा बेहतर इलाज के दावे के बावजूद उत्तर बिहार के सभी मरीजों को रेफर कर दिया गया था। यहाँ पर एसकेएमसीएच अस्पताल में दवा की वापस मंगा लिया गया था, जबकि उत्तर बिहार की राजधानी होने के बाद भी यहाँ के मरीजों को कठिनाई हो रही थी, जिसे लेकर मुख्यमंत्री को इसके लिए पत्र लिखकर बीजेपी सांसद ने नाराजगी जताई है। माननीय मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में लाया हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के भी संज्ञान में लाया हूँ। यहाँ पर ब्लैक फंगस का इलाज अच्छे ढंग से चल रहा था, मरीज भी ठीक हुए हैं, ऑपरेशन भी सफल आया है। उसके बावजूद भी दवा की भी कमी थी, उसको भी मैंने आपूर्ति बहाल करवाया था। लेकिन अचानक जो है सरकार का निर्णय आया है कि जितने भी मरीज हैं सबको इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान में भेजा जाए। मेरा ये कहना है कि उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है, बड़ा रकबा भी है, बड़ा क्षेत्रफल भी है। जो गरीब मरीज हैं, एक तो लॉकडाउन के कारण लोग का आय का स्रोत जो है कम गया है, और ऐसे में जो गरीब तबके के घर में अगर ब्लैक फंगस आता है तो उसको पटना जाने आने का मतलब खर्च आ जाएगा, फिर उसको ठहरने का खर्च आएगा, इलाज में काफ़ी कठिनाई होगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया हूं कि जो सिस्टम एसकेएमसीएच में चल रहा था उसको बहाल करें। यहाँ ब्लैक फंगस का इलाज अच्छे से ढंग चल रहा है। कोई मरीज जो भी ठीक हुए हैं वो भी उन्होंने तारीफ़ किया है कि नहीं इलाज मेरा अच्छे से हुआ है। इसको बहाल करें, इसको नज़रअंदाज नहीं करें, परेशानी होगी मुझे। ऑपरेशन भी यहाँ पर किए गए थे। जी मैं काफ़ी आपकी नाराजगी आपने जताई है कि ये वापस इसको बहाल किया जाए। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप देख रहे हैं ना, उत्तर बिहार का मतलब है कि आप बगहा से शुरू करें, सारा दरभंगा सीतामढ़ी सब लोग के क्षेत्र में, दरभंगा मधुबनी सारे लोग के एरिया का यहाँ ब्लैक फंगस का इलाज हो रहा था। तो सारे लोग को पटना जाना में काफ़ी कठिनाई होगी ना, और वहाँ नेसेसरी भी बढ़ेगा, डॉक्टर का भी प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ जब सुविधा है ही तो खाली तो दवा ही व्यवस्था करना है, डॉक्टर हैं ही, अच्छे इलाज कर रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि बिहार में जो भी ब्लैक फंगस का जो कोटा आ रहा है, कुछ कोटा पटना से काट के मुजफ्फरपुर में दे और यहाँ इलाज को बहाल करें। सरकार ने लॉकडाउन लगाकर बिहार में कोरोना के संक्रमण को भले ही आगे बढ़ने से रोक दिया है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ढांचागत विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका है। सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग के द्वारा कई गाँव में अस्पताल के लिए भवन तो बना दिए गए हैं, लेकिन उन भवनों का कभी अस्पताल के तौर पर उपयोग नहीं हो सका। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के संसदीय क्षेत्र बक्सर के रोहतास जिला के सूर्यपुरा प्रखंड के कोसांदा गांव में, जहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो हैं, लेकिन पिछले 32 सालों से बंद पड़ा है। क्या कहता हूँ, 1986 में बना था। हम लोग बहुत बच्चे थे, उससे पहले ही बन गया था। जब से हम लोग इसको देख रहे हैं, इसी स्थिति में देख रहे हैं। नहीं इसका पाला लगा हुआ है, नहीं जंगला केवाड़ी, कुछ नहीं लगा हुआ है। जिस स्थिति में अभी दिखाई दे रहा है उससे पहले अच्छा था, लेकिन इधर 10 बरस से मतलब कोई भूसा रख देता है, कोई भेड़ उसी में बांध देता है, इसलिए और ज़्यादा जर्जर स्थिति में पड़ गया है। और ये जय कुमार सिंह के क्षेत्र में है, जो 15 साल रहे हैं हमारे विधानसभा में, और 2 बार मंत्री भी रहे हैं नीतीश जी के कार्यकाल में। और ये अश्विनी कुमार चौबे जो हैं बक्सर लोकसभा से हैं, उनके भी क्षेत्र में ही पड़ता है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तब भी ये स्थिति है इस स्वास्थ्य केंद्र का। हम लोग बहुत दिक्कत में रहते हैं। गांव के लोग सभी लोग गाड़ी करके, यहाँ विक्रमगंज पड़ता है 12 किलोमीटर, वहाँ जाते हैं तो गाड़ी का भी भाड़ा देना पड़ता है, दवा भी कराना पड़ता है। और स्थिति देख ही रहे हैं, कोरोना काल में अगर ये ठीक रहता तो बहुत हम लोग के लिए बेहतर रहता। पिछले साल भी कुछ गांव से मरीज मर गए थे, इसी लापरवाही के चलते नहीं ठीक था। इस साल भी 2-4-5 लाशें नहीं स्वास्थ्य होने के। अच्छा, आपके क्षेत्र से स्वास्थ्य मंत्री हैं जी,
अश्विनी चौबे जी, जी। केंद्र में मंत्री हैं। जी, कभी आपने उनसे कंप्लेन नहीं किया है कि किए हैं आपके गांव कंप्लेन। का स्वास्थ्य विभाग की ऐसी थी है? हम लोग किए हैं कंप्लेन, उनसे भी किए हैं, और यहाँ जो पदभार में हैं जो अभी प्रेजेंट में, वो लोग भी लिखित करके, ये लोग बोलते हैं कि हम लिखित करके दे दिए हैं, कोई ऊपर से सुनवाई नहीं हो रहा अच्छा, है। कभी यहाँ डॉक्टर नर्स आए हैं कि नहीं? नहीं आए हैं, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए हैं। तो आप लोग अगर इलाज कहाँ कराने जाते हैं? हम लोग इलाज विक्रमगंज कराने जाते हैं, यहाँ से 12 रात में किलोमीटर। तबीयत खराब होती है तो क्या करते होंगे? रात में वहीं गांव में कोई 4 व्हीलर रखा हुआ है, तो उसको भाड़ा देकर लेकर जाते हैं हम लोग विक्रमगंज इलाज कराने के लिए। और यहाँ प्राइवेट में एक भैया का मकान है, उसी में रहते हैं, आते हैं तो 2 घंटा रहते हैं, निकल जाते कभी हैं। डीएम और एसडीएम या अपने ब्लॉक के वीडियो से कंप्लेन नहीं किए? ब्लॉक तक कंप्लेन किए हैं, डीएम वगैरह के पास हम लोग कंप्लेन नहीं किए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कुमार हुआ। में ये बात आई है नो डाउट कि वो जो भवन बना है उसको हेल्थ डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं हुआ है, जिसके कारण उसमें कार्य नहीं किया जा सक रहा है। साथ ही ये भी पता लगा है कि वो भवन की स्थिति जो है जर्जर हो चुकी है। और कल हमारे VC के द्वारा हमारे सचिव महोदय, प्रधान सचिव महोदय जो हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि अब हमारे जितने HSC हेल्थ सब सेंटर हैं एंड APSC है, जिसमें बिल्डिंग की कमी है और जिसमें ज़मीन है, उसको फिर से हम लोग बनवा के और उसको अपडेट कर देंगे। ये निर्णय नीतिगत फैसला सर कहाँ की घटना है? ये घटना कहाँ की है? ये सूरजपुरा के बोल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोला है। इस बार दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी डीएसपी को लेकर तेजस्वी हमलावर हैं। डीएसपी पर नाबालिग दलित लड़की के साथ रेप और सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है। तेजस्वी ने कहा है कि आखिर ऐसे लोगों को सरकार क्यों बचा रही। तेजस्वी ने अपने ट्विटर अकाउंट अपने फेसबुक पोस्ट को शेयर कर लिखा है। वे लिखते हैं कि आरोपी डीएसपी केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष का OSD भी रह चुके हैं। इस डीएसपी और केंद्रीय चयन के अध्यक्ष का क्या संबंध है, यह पूरा मामला प्रशासन और पुलिस महकमा ही जानता है। बिहार में शराबबंदी तो सालों से है, लेकिन सरकार के बुलंद वादों को तोड़ती खुद ही बिहार पुलिस है, जहां थाना परिसर में ही जमकर शराब की पार्टी होती है। वायरल वीडियो की पुष्टि प्लस न्यूज़ तो नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। जिस जगह पर यह शराब की पार्टी चल रही है वह हथियारों से लैस जवान आते जाते भी दिख रहे हैं। शराब पार्टी बना रहे हैं, उसकी पहचान पटना सिटी के गौरीचक थाना में मुंशी दिनेश यादव के तौर पर हुई। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गौरीचक थाने के पुलिसकर्मी शराब पार्टी कर रहे हैं। यह वायरल वीडियो जब पटना SSP के हाथ लगा है तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और टाउन DSP को जांच का जिम्मा भी दे दिया गया है। खबर सासाराम से है, जहां तखिया बाजार के होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर कामेश्वर सिंह के पुत्र ब्रजेश कुमार ने BPSC परीक्षा क्वालिफाई कर लिया है। उन्हें 461वां रैंक हासिल हुआ है। ब्रजेश IITN है तथा वर्ष 2017 में IIT रुड़की से पास आउट है। सासाराम के बाल विकास विद्यालय से 2010 में मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, जिसके बाद उनका चयन IIT में हो गया था। IIT से स्नातक करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। पहले ही प्रयास में उन्होंने BPSC की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है। उन्होंने बताया कि 64वीं BPSC की परीक्षा में उन्हें सफलता मिली है। ये BPSC का 64वां भर्ती था, जिसमें मुझे 461st रैंक मिला है। रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है। इसके साथ और भी BPSC के अटेम्प्ट्स मैं दे रहा हूँ, जैसे इसके बाद 65th है, फिर 66th है
65th में भी मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो चुका है, मेंस दिया है मैंने, उसका रिज़ल्ट आना है। 66 में प्रीलिम्स का सिलेक्शन हो चुका है, अभी उसकी और प्रक्रिया होगी आगे। और इसके अलावा मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो उम्मीद है आगे उसमें भी बेहतर करूँगा। मेरा लक्ष्य आईएएस बनने का है, तो उसके लिए तैयारी जारी है। आज के युवाओं के लिए क्या आपके सर, युवाओं के लिए मैं यही कहूँगा कि सबको अपने लक्ष्य का पीछा करना चाहिए। थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा समय लग जाता है, हर किसी को बहुत जल्दी सफलता नहीं मिलती है, पर इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार हमें मेहनत करते रहना इसका चाहिए। श्रेय आप किसको देंगे? इसका श्रेय मैं माता पिता को देना चाहूँगा। मेरे पिताजी बचपन से ही मुझे सिविल सर्विसेज में जाने के लिए मोटिवेट करते रहे हैं, तो उन्हीं के बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे बेहतर करूँगा। उनके अलावा मेरे परिवार के बाकी सारे सदस्य लोग भी, मेरे भाई भाभी सब लोग, सब ने आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से हर तरह से मेरा मदद किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी उन लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। राजधानी पटना में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर के पुलिस के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में पटना सिटी के आलमगंज थाना की पुलिस ने हत्या चोरी मामले में 5 अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरे मामले पर आलमगंज थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि बीते 22 अप्रैल को पिरवैश इलाके में घर बनाने के विवाद में मोहम्मद दानिश नामक युवक की हत्या चाकू से गोदकर कर दी गई थी, जिसमें घटना के दिन ही 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। तो वहीं इस हत्याकांड का मुख्य सरगना फरार था, जिसे पुलिस ने गायघाट से गिरफ्तार किया है। तो वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि मालवाहक टेम्पो चोरी मामले में भी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। उसको बोलो ताकि ये गिरफ्तारी जो है हत्या के कांड में हुआ है। 2 जो है चोरी के केस में गिरफ्तारी की गई है। 22/4/21 को मोहम्मद दानिश की हत्या पिरवैश मार्केट में घर बनाने के विवाद को लेकर हो गई थी। उसमें वांछित अभियुक्त 3 जो थे वो बंटी, सोनू और इकबाल से गिरफ्तारी की गई है, भरघाट से की गई है। और दूसरे मामले में एक पिकअप मालवाहक गाड़ी की चोरी बजरंगपुरी से हुई थी, जिसकी बरामदगी की गई। और 2 व्यक्ति संजीव कुमार, अविनाश कुमार जो बजरंगपुरी के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है गांधी सेक्टर से। औरंगाबाद से भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया गया है, जो कई कांडों में संलिप्त था। औरंगाबाद जिले के अंबा थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है। अभियान एसपी शिव कुमार राय ने अपने ऑफिस में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार नक्सली शिव भुइयां ढिबरा थाना क्षेत्र के दुलारे गांव का रहने वाला है, जो वर्तमान में झारखंड राज्य के पलामू जिला अंतर्गत हरिहरगंज थाना क्षेत्र के जहाना गांव में ससुराल में रहकर नक्सली गतिविधि में शामिल था। सबसे पूछ रहे हम लोग लिख लेंगे। अच्छा, एक मिनट, संतोष भैया, गुप्त सूचना मिली कि एक नक्सल की अपने ससुराल से, जो पलामू जिला में हरिहरगंज थाना में अंदर पड़ता है, जहाना गांव में रहकर नक्सल कार्यों में लिप्त है। उसको ये सूचना था कि ये कल अपने घर डिबरा थाना में के अंतर्गत आने वाला है। तो हम लोगों ने इसको संडा मेला असर के पास में अपना टीम लगाकर इसको उन्होंने गिरफ्तार किया इसको। और इस गिरफ्तारी की टीम में हमारे अलावा अंबा थानाध्यक्ष नीरेंद्र भारती, उसके बाद पुलिस अवर निरीक्षक सूर्यवंश प्रभारी, थानाध्यक्ष डिबरा और आईओ अनंत कुमार के साथ पर्याप्त गार्ड के साथ उसको काटते हैं। कितने कांड का आरोपी है? इसके पास में लगभग 4 थाना कौन करें जी, क्या बज रहा है? इसमें एक नवीनगर थाना का केस है, जिसमें इसको नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी किया गया है इसको, तो इसलिए इसको पकड़ा गया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है शंभू भुइया उर्फ शिव भुइया, पिता का नाम दीपक भुइया और रहने वाला है दुलारे, थाना डिबरा। पार्टी में क्या पोस्ट है इसका? पार्टी में बड़े पोस्ट पर नहीं था, लेकिन हर कार्यक्रम में सम्मिलित था और सहयोगी था। हार्डकोर कहा जा सकता है? हार्डकोर बड़े लेवल का नेता नहीं है, लेकिन नीचे एक्टिव है, तो उसको माना जा सकता है हार्डकोर नक्सली, जो हर जगह। बाढ़ थाना क्षेत्र के अकबरपुर रोड में उस समय कोहराम मच गया, जब काले धुएं का गुब्बारा आकाश में उठता दिखा। लोग चीखने चिल्लाने लगे, अनायास से इधर उधर भागने भी लगे। पता चला कि मकान में आग लगी है। आपको बता दें कि इस मकान में
आरब मिल का काम चल रहा था। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को भी दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एक कौची करे यार। बिहार के लोगों को भले ही मई महीने तक गर्मी का एहसास नहीं हुआ हो, लेकिन जून के पहले हफ्ते में प्रचंड गर्मी झेलनी पड़ रही है। बिहार के लोग अब गर्मी का सितम झेल रहे हैं। प्रचंड ताप की वजह से न दिन को चैन है न रात को सुकून है। सुबह के अधिकतर इलाके गर्मी और उमस झेल रहे हैं। वातावरण में नमी की वजह से आर्द्रता का साथ पाकर सूरज की किरणें भी गर्मी प्रदान कर रही है। मौसम वैज्ञानिक इसे हीट इंडेक्स भी बता रहे हैं, जिसमें कि नमी की वजह से तापमान में 2 से 3 डिग्री अधिक तापमान का एहसास कराता है। पारा 38 के पार पहुंच गया है। मौसम एक्सपर्ट का कहना है कि मानसून का प्रसार लगातार जारी है। यह बागडोगरा तक आ चुका है। मानसून के बिहार आगमन में 1 से 2 दिन की देरी भी हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों में इसका मूवमेंट बताएगा कि यह 10 से 15 जून के बीच किस दिन बिहार में दस्तक देगा। बारिश के बाद तापमान बढ़ने से मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में एईएस यानी इंसेफ्लाइटिस फिर से सिर उठाने लगा है। बच्चों को अपना शिकार भी बनाने लगा। मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में एक और बच्चे की मौत एईएस की बीमारी से हो गई है। हालांकि यह बच्चा मुजफ्फरपुर जिले का नहीं है। शिवहर के बेलसर निवासी रंजीत कुमार ने अपने 4 वर्षीय बेटे को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया था। अजीत में चमकी बुखार के लक्षण थे, इसलिए एसकेएमसीएच के पीआईसीयू में संदिग्ध एईएस केस मानकर अजीत का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिहार लोक सेवा आयोग का 64वीं फाइनल रिजल्ट घोषित हो चुका है। आपको बता दें कि पटना से सटे फतुहा इलाके के ओम प्रकाश गुप्ता ने पूरे बिहार में टॉप कर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। फतुहा थाने के सोनारो इलाका निवासी ओम प्रकाश गुप्ता ने पूरे बिहार का नाम रोशन ही नहीं किया, बल्कि उसके पीछे छुपे कहानी में शिक्षा ग्रहण कर छात्रों को एक नई प्रेरणा भी दिया है। कुल 1454 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें ओम प्रकाश ने पहला स्थान मिलने से सोनारू सहित पूरे फतुहा में खुशी की लहर है। ओम प्रकाश के पिता बिंदेश्वरी साहू एक मामूली किराना दुकान चलाते हैं। अधिकांश लोग अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूल में दाखिला भी करवाते हैं, परंतु ओम प्रकाश की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण 8वीं तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, जिसके बाद फतुहा स्कूल से 9वीं 10वीं की पढ़ाई की, जिसके बाद मान्यता प्राप्त एसकेएमबी कॉलेज में 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद पटना से कोचिंग कर आईआईटी किया। इस दौरान क्लास में वो प्रथम स्थान पर रहते थे। आपको जानकारी हुई होगी कि आप टॉप किए हैं, किस तरह के कोचिंग फील कर रहे हैं और आगे का लक्ष्य क्या है, ये भी आप हमें बताइए। किस तरह से पढ़ाई किया, पूरा डिटेल आप हमें। बहुत खुशी हो रही है और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि टॉप रैंक हासिल होगा। मैंने सपने में रैंक 3 तो देखा है, बट रैंक 1 हासिल करके मेरे को बहुत उत्साहित महसूस हो रहा है। मैं ही नहीं, सारे परिवार के लोग, सारे गांव के लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस रिजल्ट को लेकर के। खुशी की लहर है और मेरा लक्ष्य यही है कि लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप है, लोगों के एस्पिरेशन को फुलफ़िल कर सकूं। मैं एक इफ़िशिएंट और इफेक्टिव एंड क्वालिटी सर्विस लोगों को पहुंचा सकूं। जो बिहार का एक विशेष साइकिल है अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी का, उसको ब्रेक कर सकूं। मैंने इनिशियल पढ़ाई तो एक सरकारी स्कूल से ही किया है, 8th क्लास तक प्राइमरी स्कूल, फिर उसके बाद हाई स्कूल फतुहा, फिर 11th एंड 12th मैंने एसकेएमबी कॉलेज फतुहा से किया और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्वालिफाई किया 2008 में। तो आईआईटी रुड़की से मैंने पल्प एंड पेपर इंजीनियरिंग किया, 2012 में पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने जॉब के लिए टीचिंग सेक्टर चुना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ इंगेज करने का मौका मिलेगा। और साथ ही मेरे जो यूपीएससी का सपना था, बीपीएससी का जो सपना है पब्लिक सर्विस का, वो 2009 से ही है, जब मैं एक भवन काउंसलर के रूप में कॉलेज में इलेक्ट हुआ था। तो चूँकि ये लॉन्ग टर्म गोल था, तो मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म चुना जहाँ पर लोगों के साथ इंगेज करूँ। तो मैंने टीचिंग में गया और वहाँ 5 साल जॉब किया। वहाँ भी काफ़ी खुशी हुई मुझे काम करके
और बच्चे भी काफ़ी खुश थे मेरे से, इंस्टीट्यूट भी काफ़ी खुश थे। बट चूँकि लॉन्ग टर्म गोल था तो मेरे को 2017 में अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा और मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिपरेशन के लिए फुल तरीके से और होल हार्टेडली लग गया। और मैंने 2018 में प्रीलिम्स दिया था बीपीएससी का, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट था, और इसी का रिजल्ट अभी आया है, इसमें मैं टॉप पोजीशन हासिल किया हूँ। अच्छा, ये आपने बताया कि स्कूल, हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल होता है, पढ़ाई होता है, वो सब सरकारी में ही किया है। हाँ सर। आखिर कैसे कभी सोचे थे कि आपको कुछ बनना था? तो फिर सरकारी स्कूल तो लोग भागते हैं सरकारी स्कूल से। यहाँ पे तो उस समय प्राइवेट स्कूल भी काफ़ी डेवलप नहीं था, प्राइवेट स्कूल के भी ऑप्शन कम ही थे, तो सरकारी स्कूल में सारे लोग जाते थे, मैं भी जाता था। हाँ, पढ़ाई में जो कंपेरेटिवली स्टडीज़ होती थी उसमें मैं बेटर करता था, फिर भी आर्थिक प्रॉब्लम को लेकर और लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा तो नहीं परफॉर्म कर रहा था। और प्राइवेट स्कूल में एडमिशन की बात होती थी तो उसमें जो फीस है वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो जो मजबूरन है हमें सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ता था। तो सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई हुई उसकी वजह से थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन स्किल और नॉलेज का इम्पैक्ट बाकी जब आईआईटी में मैं गया था और जॉब में गया था तो उसमें देखने को मिला। लेकिन मैं जब प्रिपरेशन किया हूँ तो काफ़ी नॉलेज हासिल किया हूँ, वो सारे गैप फुलफिल हो चुका है। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हैं? इसके आगे भी आपका लक्ष्य है यूपीएससी की तैयारी या कि कोई और तैयारी भी कर रहा है? बीपीएससी में मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिला है, तो इसमें तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं पॉलिसी मेकिंग और हायर डिसीजन मेकिंग में जा रहा हूँ। और मैं हमेशा अपने आप को ऐसा कोशिश करता हूँ कि मेरे पास एडिक्वेट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रहे, ताकि मैं एक ऑब्जेक्टिव अनकॉन्शियस डिसीजन ले सकूँ पब्लिक सर्विस के हित में। तो चाहे मैं यूपीएससी के प्लेटफॉर्म से जाऊँ या बीपीएससी के प्लेटफॉर्म पर जाऊँ, मेरा लक्ष्य यही है कि सोशल एम्पावरमेंट हो, पब्लिक एम्पावरमेंट हो। फिलहाल आज की खबरें में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।